राजीव, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्योंकि देश जब आजाद हुआ था और संविधान की जब कल्पना की गई थी, उसका निर्माण हुआ था, तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और उसका मकसद यह था कि आरक्षण के जरिए इस देश के समाज में जो भेदभाव होता है पिछड़ी जातियों के साथ, दलितों के साथ, उसको खत्म किया जाए। और यह कहा गया था संविधान के निर्माताओं द्वारा कि यह आरक्षण जो है वो केवल 10 सालों तक ही जारी रहेगा, उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन आज आजादी के 76 साल बाद हम, आप और देश की राजनीतिक पार्टियां आज भी आरक्षण पे चर्चा कर रही हैं। तो क्या आरक्षण, जिसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा इंडिया अलायंस बना रहा है, क्या देश में इसकी अहमियत आज भी है और ये कितना आगे जाएगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? और ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के कमंडल के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए नीतीश ने यह मंडल का हथियार लाया है, यह कितना इंपैक्ट डालने वाला है? नीतीश कर्पूरी यात्रा शुरू कर रहे हैं और अब यह भीम संसद का जो ऐलान हुआ है, भीम रथ निकल रहा है। राजीव, देखिए रवि, जो बात आप कह रहे हैं आरक्षण की, तो 10 साल में संविधान में समीक्षा करने की बात कही गई थी और हर 10 साल पर समीक्षा होती गई और पिछड़ों को आरक्षण तो मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को जब लागू किया गया उसके बाद से मिला। 10 साल की समीक्षा के बाद किसी सरकार में यह ताकत नहीं थी कि इतने बड़े वोट बैंक की वो समीक्षा करके आरक्षण के बारे में कुछ फैसला कर सके। दूसरी बात ये भी सच्चाई है कि इस आरक्षण की वजह से उसमें भी जो क्रीमी लेयर एक बन गया, जिन लोगों को आरक्षण मिलता है उसमें कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ पाते हैं। अभी भी एक बड़ी जो मेजॉरिटी जो जनसंख्या है उस कोटे की, वो भी अभी आरक्षण का लाभ भी उसे नहीं मिला और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव या उभार उनका उस तरीके का नहीं हुआ। इसका फायदा, आरक्षण का फायदा भी कुछ विशेष जातियों को या कुछ जातियों को ज़्यादा मिला, कुछ को कम मिला। इसीलिए ये दोबारा बहस शुरू हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बहस के पीछे राजनीतिक मायने क्या है, ये भी समझना पड़ेगा। दरअसल मैं आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में ले चलता हूँ। आपने महाराष्ट्र के मराठा जो आंदोलन चल रहा उसका जिक्र नहीं किया, जो कि ओबीसी के लिए, ओबीसी मराठाओं को श्रेणी में रखा जाए, उसके लिए महाराष्ट्र में पिछले 4 महीने से बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। तो अगर आप देखें 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो महाराष्ट्र और बिहार 2 राज्य ऐसे थे कि एनडीए को इन्हीं दोनों राज्यों से 80 सीटें मिली थी। 40 में से 39 सीटें बिहार से और 48 में से मुझे लगता है 41 सीटें महाराष्ट्र से मिली थी। तो 80 सीटें एनडीए को मिली थी और अगर यूपी की सीटें भी आप जोड़ देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में मिली सीटों का तकरीबन आधे की संख्या इन्हीं 3 राज्यों से शुरू हो जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-3 चुनाव में इन राज्यों में अपनी जो पैठ बनाई है, उसकी सबसे प्रमुख वजह उत्तर प्रदेश और बिहार में यह है कि उन्होंने जिस MY समीकरण को साध करके मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने दशकों तक उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति पर राज किया, उसी जो उनका मजबूत फैक्टर था, बीजेपी ने उसी को कमजोर फैक्टर बना दिया और मुस्लिम यादव को छोड़कर जो भी ओबीसी की जातियां थीं उत्तर प्रदेश में उसे अपने पाले में लाने का काम किया और बिहार में भी तकरीबन यही कोशिश की। हालांकि यह कोशिश नीतीश कुमार ने लालू यादव को कमजोर करने के लिए की थी, जब उन्होंने MY समीकरण को छोड़ के अति पिछड़ी जातियों के लिए जो अभियान चलाया और उनमें जो अपनी पैठ बनाई और उनका समर्थन उन्हें मिला, नीतीश कुमार उसकी वजह से बिहार में काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे। अब इन पार्टियों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ओबीसी में सेंधमारी की है, उसका जवाब यही हो सकता है कि अब हम अपने वाले को छोड़कर अब जो दूसरे वाले हैं उनकी बात करें, हम सब पिछड़ों को एक करने की बात करें। इसीलिए नीतीश कुमार ये बात कर रहे हैं। महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कर्पूरी चर्चा वो चलाना चाहते हैं और उसमें भी वो उसी ओबीसीज में जाएंगे जो मैंने जिनका बताया, उनको छोड़ के जिनको लाभ नहीं मिला है वो उसमें जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगे थे और यही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है और बहुत अजीब सा लगेगा आपको ये सुनकर कि अगर महाराष्ट्र में 115 शुगर मिल है कोऑपरेटिव की, तो 85 से ज़्यादा शुगर मिल्स पर मराठों का आधिपत्य नियंत्रण है। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक्स देखेंगे, अगर आप महाराष्ट्र की ज़मीन देखेंगे तो करीब 2/3 यानी 70%
के आसपास या इतना मराठाओं के पास महाराष्ट्र की ज़मीन है और ज़्यादातर ये कृषक समुदाय से आते हैं और बहुत संपन्न आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव वाली ये कम्युनिटी मानी जाती है, लड़ाका कम्युनिटी मानी जाती है। तो अगर उनके 1 दर्जन से ज़्यादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मराठा हो चुके हैं, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर मराठा अपने आप के लिए आरक्षण क्यों मांग रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तो उसका सीधा जवाब ये है कि जिस तरह मुट्ठी भर लोगों के पास प्राकृतिक जो संसाधन है, पैसे है, उसी तरह महाराष्ट्र में मराठाओं में भी मुट्ठी भर मराठाओं के पास ज़्यादा कुछ है, जबकि जो बड़ी जनसंख्या मराठाओं की है वो बहुत ही किसानी बहुत ही बुरी स्थिति में बहुत लोग हैं। इसी को लेकर ये आंदोलन चला है। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र की 2 बार की सरकारों ने महाराष्ट्र मराठाओं को आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अदालतों ने उसको नल एंड वाइड कर दिया। तो अब जो बात चल रही है, जो नया आंदोलन चला है, वो ये है कि मराठवाड़ा में निजाम के शासनकाल के दौरान मराठवाड़ा में रहने वाले मराठाओं को कुणबी जाति में कर दिया गया था। वही कुणबी जाति के लिए अब मराठा कह रहे हैं कि आप हमें कुणबी जाति में डाल करके आप हमें आरक्षण दे दो। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि जो लोग भी कुणबी जाति का सर्टिफिकेट दिखाएंगे उन्हें कुर्बी जाति का मान करके आरक्षण दिया जाएगा। तो अब बात इस पर हटी है कि निजाम के ज़माने का किसके किसके पास सर्टिफिकेट है। दूसरे ओबीसीज भी उसके लिए कह रहे हैं कि ये हमारी हकमारी होगी। तो ये इन 2 राज्यों में ओबीसी को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, वो मुझे लगता है कि 2019 के चुनावी नतीजे को देखते हुए 2024 में उसको पलटने की ये राजनीतिक चाल है। और दूसरी बात है कि बिहार और महाराष्ट्र में 2019 के जो समीकरण थे वो बिल्कुल बदल से गए। नीतीश कुमार अब पाला छोड़ चुके हैं और इधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक हो चुके हैं और इसी कैंप में मराठा नेताओं की अधिकता ज़्यादा है। तो इसलिए 2019 में बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए ये पैंतरा खेला जा रहा है।